नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी में आप सबका स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज के तरंगों पर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं शशांक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से। प्रेमचंद की विरासत नामक इस पूरी श्रृंखला में आज हमारी बातचीत प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन पर केंद्रित होगी। दोस्तों, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रकाशन की दृष्टि से सेव कहानी को कुछ लोगों ने उनकी अंतिम कहानी माना है, लेकिन प्रसिद्ध कहानी के रूप में और प्रेमचंद की अपनी स्थापना और प्रेमचंद की अपनी प्रसिद्धि को लेकर अगर बात की जाए तो कफन को ही ज़्यादातर आलोचकों ने उनकी अंतिम कहानी के रूप में स्वीकार किया है। कफन कहानी में ऐसी कौन सी बात है और कि जो अभी तक के आलोचकों के लिए वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हुई कहानी। प्रेमचंद को अक्सर कफन कहानी के लिए दलित विरोधी साबित करने का प्रयास अभी तक के दलित चिंतकों द्वारा या दूसरे आलोचकों द्वारा किया जाता रहा है। कफन के पाठ की कुछ ऐसी समस्याएं हैं, और वो समस्याएं क्या हैं, या कफन कहानी को समझने की तकनीक क्या हो, या कफन कहानी को हम कैसे समझें, इन कुछ बिंदुओं के आलोक में मैं अपनी कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। चूंकि ये पूरा सप्ताह प्रेमचंद जयंती को समर्पित है, इसलिए जरूरी है कि हम प्रेमचंद के साहित्य के भ्रम मूलक बिंदुओं को अच्छे से समझें और प्रेमचंद की अपनी समझ को थोड़े बेहतर करने का प्रयास करें। प्रेमचंद ने एक आधुनिक कहानी लिखी, जैसा कि इंद्रनाथ मदान कहते हैं, और वो कहानी थी कफन। इंद्रनाथ मदान कहते हैं कि कफन प्रेमचंद की पहली आधुनिक कहानी। और जब प्रेमचंद की पहली आधुनिक कहानी कह रहे होते हैं तो उनका आशय या तात्पर्य यह भी था कि कफन हिंदी की पहली आधुनिक कहानी है। अब आप इसे देखें कि कफन का प्रकाशन 1936 ईस्वी में होता है, और उसके पहले ढेर सारे कहानीकार, बड़े प्रसिद्ध कहानीकार, जिसमें जैनेन्द्र, अगें, यशपाल, अश्क, बड़े बड़े कहानीकार आ चुके होते हैं हिंदी रंगमंच पर, हिंदी कथा के आकाश पटल पर। लेकिन फिर भी कफन हिंदी की पहली आधुनिक कहानी है। प्रश्न ये भी है कि पूरा फिर 1850 से लेकर चलने वाला आधुनिक साहित्य फिर क्या 1936 तक का जो पूरा समय है, 1850 या 1875 से लेकर 1936, ये क्या है? इसे बृहत्तर रूप में अगर आप समझें, बड़े रूप में अगर आप समझें, तो इसे आप नवजागरण की, जिसे रामविलास शर्मा ने भी कहा कि नवजागरण की अलग अलग मंजिलें हैं। उसमें भारतेंदु भी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हैं, छायावाद भी हैं, और प्रेमचंद का अपना साहित्य भी है। तो ये नवजागरण की अलग अलग मंजिलें हैं, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन भी एक मंजिल के रूप में ही इस नवजागरण का एक भाग बनता है। पूरा छायावादी आंदोलन पूरा उसी नवजागरण का एक सांस्कृतिक दाय के रूप में उपस्थित होता है। तो प्रेमचंद का अपना भी पूरा साहित्य उसी नवजागरण से प्रभावित था। अलग अलग बिंदु नवजागरण के होते हैं, नवजागरण का कोई एक बिंदु नहीं होता। नवजागरण के ढेर सारे, इसमें भाषा भी है, इसमें समाज सुधार के कार्यक्रम भी हैं, सांस्कृतिक उत्थान भी है, राष्ट्रीय गौरव भी है, राष्ट्रीयता भी है। सब नवजागरण के ही अलग अलग घटक होते हैं। उसी नवजागरण नवजागरण के घटक में प्रेमचंद भी अपनी कहानी लिख रहे होते हैं। ढेर सारी कहानियां, राष्ट्रीय आंदोलन की, राष्ट्रीयता की, राष्ट्र प्रेम की, स्त्री सुधार की, शिक्षा की, दलित उद्धार की, ढेर सारी कहानियां, अलग अलग बिंदु, सभी नवजागरण के घटक के रूप में। उसमें कफन एक अलग तरह की कहानी को लेकर प्रेमचंद उपस्थित होते हैं। 1936 जो कि प्रेमचंद का अंतिम समय था, प्रेमचंद का मृत्यु समय है, मृत्यु वर्ष है। वो समय भी कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। प्रगतिशील लेखक साहित्य की स्थापना का समय भी है, गोरकी की मृत्यु का भी, और प्रेमचंद की मृत्यु भी उसी समय होती है। और मोटे रूप में कामायनी का प्रकाशन 35 और 36 का भी समय भी वही है। और भी प्रगतिवाद और राष्ट्रीय काव्यधारा, सांस्कृतिक काव्यधारा की शुरुआत का भी एक समय है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण घटक था 1936। 1936 तक आते आते बहुत से परिवर्तन भारतीय मानस पर और विश्व पटल पर राजनीतिक रूप से उपस्थित हो चुके होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन भी पहले से बहुत बढ़ चुका होता है। उन सब के बीच प्रेमचंद कफन कहानी रच रहे होते हैं। लेकिन प्रेमचंद में कोई ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है, प्रेमचंद में कोई ऐसे राष्ट्रीय घटनाएं या ऐतिहासिक घटनाक्रम नहीं है। प्रेमचंद
कफन कहानी में दूसरे धरातल पर अपनी बात कह रहे होते हैं। कफन एक दूसरे तरह की कहानी है। वो कहानी क्या है? मैंने कहा कि प्रेमचंद कफन को आधुनिक ढंग से, आधुनिक मन से लिख रहे होते हैं। इसलिए प्रेमचंद की इस कहानी को समझने के लिए हमें सामंती मन से बाहर निकलकर आधुनिक मन में प्रवेश करना होगा। कफन को आधुनिक मन और आधुनिक नजरिए, आधुनिक दृष्टि से समझा जा सकता है। केवल सामंती दृष्टि से समझना उसे हमेशा नाकाफी सिद्ध करेगा। और बावजूद बहुत से लोग उसे केवल सामंती ढंग से, जाति के विमर्श से, उसी चश्मे से देखने की कोशिश अभी तक करते रहे हैं। इसलिए वो कफन का धर्मवीर की तरह ही कुपाठ तैयार करते रहे हैं। जैसे धर्मवीर ने कह दिया कि घीसू और माधव बुधिया को इसलिए बचाने नहीं जाते कि उसके पेट में जमींदार का बच्चा है। ये पाठ से इतर की व्याख्या है। ये अराजकतावादी या अतिरंजित व्याख्या है। तो इस तरह की व्याख्या भी प्रेमचंद के ऊपर या उनकी कहानियों पर या उनके साहित्य पर होती रही है, जो कि पाठ से इतर है, या जिसे हम कुपाठ कह सकते हैं। वो पाठ टेक्स्ट केंद्रित व्याख्या नहीं है। तो कफन की जो पूरी संरचना है वो आधुनिक मन की संरचना है। और आधुनिकता बोध को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक कफन कहानी को भी आप नहीं समझ सकते। आधुनिकता बोध के कुछ बिंदु होते हैं। आधुनिकता बोध है मनुष्य मन के तमाम उन विसंगतियों में, विडंबनाओं में, अंतर्विरोधों में, आयरनी में, असंगतियों में। आधुनिकता बोध का जो स्वरूप है वो आधुनिकता से थोड़ा भिन्न है। आधुनिक मूल्यों से थोड़ा आधुनिकता बोध का संबंध है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे रूप में। जब आधुनिकता का प्रवेश होता है भारतीय साहित्य में या भारतीय चिंतन दृष्टि में, तब उसके ढेर सारे मूल्य, उसके तर्क, विचार, मनुष्य, ढेर सारे मूल्य होते हैं जो आधुनिकता बोध तक आते आते थोड़े दूसरे रूप में घुल मिल जाते हैं। वहां पर मनुष्य के अंतर्विरोध, अजनबीपन, अलगावपन, अंतर्द्वंद, विसंगत, ढेर सारे ऐसे बोध उसको प्राप्त होते हैं जो उसने आधुनिक जीवन में या आधुनिक मूल्यों के प्रकाश में तब नहीं देखा था। वो समय की एक अपनी यात्रा होती है, या उस समय की यात्रा से आधुनिकता आधुनिक बोध में परिणत हो गई। अज्ञेय का पूरा साहित्य, बाद का जो पूरा साहित्य है, वो आधुनिकता बोध से ग्रस्त साहित्य है, या उसकी क्रियात्मक शक्तियों से संचालित साहित्य है। प्रेमचंद भी कफन कहानी में ये प्रयोग कर रहे होते हैं। इसलिए प्रेमचंद की ये कहानी कई दृष्टियों से अलग है, और इसे उसी चश्मे से, उसी ढंग से, प्रेमचंद की उसी ग्रामीण कथाकारों के चश्मे से, उसी मनोवृत्ति से अगर आप इसे देखेंगे तो हमेशा गलत व्याख्या के शिकार होंगे। तो मैंने कहा कि प्रेमचंद की इस कहानी को आप आधुनिकता बोध के मन से, दृष्टि से ही पकड़ सकते हैं। प्रश्न ये भी था कि ये जो कफन कहानी है, जिसमें कुछ प्रमुख आरोप या आक्षेप लगे हैं, उस आरोप या आक्षेपों को भी हम थोड़ा सा संक्षेप में देखते हैं। कई आरोप लगे हैं। पहला आरोप तो ये लगा कि प्रेमचंद की ये कहानी दलित विरोधी कहानी है। शुरुआत होती है कहानी की और उसमें कुछ पाठ आते हैं, और ये होता है कि चमारों का कुनबा था, इस तरह का कुछ पाठ है, और जाति सूचक एक शब्द आया है। पूरी कहानी में केवल जाति सूचक शब्द यही आया है। बाकी पूरी कहानी कहीं भी जाति के आधार पर अपना निष्कर्ष प्रेमचंद नहीं देते। प्रेमचंद कभी भी जाति के आधार पर निष्कर्ष देते भी हैं तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था या उस उच्च जाति के ऊपर अपना कटाक्ष करते हैं। इस शब्द को पकड़कर लोगों ने कहा कि प्रेमचंद का ध्येय दलित जाति का अपमान करना है, क्योंकि घीसू और माधव दलित जाति से है, एक खास जाति से है, दलित की, और इसीलिए वो प्रेमचंद उनको निकम्मेपन या अमानवीय ढंग से चित्रित करते हैं। पूरी कहानी अगर आप पढ़ते हैं और कफन कहानी का पाठ करते हैं, तो उस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद जो कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो कुछ भिन्न होते हैं। उस कहानी में घीसू और माधव दोनों अराजकतावादी पात्र हैं, अलगावपन के शिकार हैं, अजनबीपन के शिकार हैं,
आधुनिक चश्मे से अगर आप देखें, आधुनिक मन से देखें, आधुनिक दृष्टि से देखें, तो इस कहानी पर मार्क्स का प्रभाव आप देख सकते हैं। मार्क्स ने 1844 ईस्वी में एक अलगावपन को लेकर, अजनबीपन को लेकर एक लंबा लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जब श्रम से विमुख होता है, तो अजनबीपन का शिकार हो जाता है। यीशु कहता है कि मैं काम इसलिए नहीं करता। यीशु माधव के बड़ा स्पष्ट मत है और वो अपने बातों को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे श्रम का उचित मूल्य हमें नहीं मिलता, और मेरे श्रम का जो मूल्य है वो दूसरे जमींदार या दूसरे लोग ले जाते हैं, तो इसलिए मुझे हम काम नहीं करते। यानी श्रम का उचित मूल्य न मिलने पर व्यक्ति अपने श्रम से ही कट जाता है और एक अकेलेपन या अलगावपन या अजनबीपन का शिकार हो जाता है। घेसु और माधव इसी अजनबीपन, अलगावपन के शिकार हैं। यानी वो डीह्यूमनाइजेशन की जो समस्या है, अमानवीकरण की जो समस्या है, वो फिर वहां तक चले जाते हैं। घेसु और माधव हिंदी के पहले अमानवीय पात्र हैं। आधुनिक ढंग के की जो अमानवीयता का प्रश्न बार बार आधुनिक चिंतकों ने उठाया है, गीसु और माधव कुछ उसी तरह के पात्र हैं। और जब अमानवीय या अजनबीपन या अकेलेपन से ग्रस्त अगर किसी पात्र की संरचना की जाती है, तब उसका जो ट्रीटमेंट होगा, उसकी जो संरचना होगी, उसका जो कथन होगा, उसका जो कथ्य होगा, वो वैसे ही नहीं होगा जैसे कि सामान्य कहानियों के पात्रों का होता है। तो घीसू माधव का जो पात्र है, चित्रण है या चरित्र चित्रण है, वो फिर प्रेमचंद की दूसरी कहानियों के पात्रों से भी कुछ भिन्न अर्थ ग्रहण कर लेता है। घीसू माधव फिर वो पात्र प्रेमचंद की अपने पात्र होकर भी वो प्रेमचंद की कहानियों के पात्रों से या प्रेमचंद से भी हटकर अपनी थीम या कथ्य के पात्र बन जाते हैं। कई बार कहानीकार अपने पात्रों को भी स्वतंत्र कर देता है या अपने से मुक्त कर देता है। प्रेमचंद यही काम कफन कहानी में घीसू माधव के नाम से माध्यम से कर रहे होते हैं। फिर घीसू माधव फिर स्वतंत्र आचरण करने लगते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और फिर उनका पूरा व्यवहार, अब जिसे कुछ लोगों ने अतिरंजित कहा है, यथार्थ को स्पष्ट करने के लिए कई बार अतिरंजना का प्रयोग साहित्य में होता रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं। अति यथार्थवाद का एक आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय दादावाद नाम से चल चुका था कला के क्षेत्र में। तो यथार्थ का ही अगला स्टेप, या कई बार यथार्थ अपने को स्पष्ट करने के लिए अतिरंजित ढंग से हमारे सामने आता है। तो कफन कहानी में जो अतिरंजना है वो कई बार कुछ लोगों के लिए खटकने का काम करती है। कोई व्यक्ति अमानवीय कैसे हो सकता है कि अपनी स्त्री या अपनी बहू को मरते हुए देखे और भुना हुआ आलू खाए। एक चित्रण की ये प्रेमचंद की के ऊपर एक बड़ा आरोप उनके चिंतकों ने या उनके आलोचकों ने लगाया। दूसरा आरोप कि प्रेमचंद का ये जो पूरा चित्रण है कफन का, वो थोड़ा सा प्रामाणिक नहीं लगता, क्योंकि बुधिया की चीख कराक पर दूसरे गांव के लोग या उनके पड़ोस के लोग या स्त्रियां क्यों नहीं आती? क्या घर की दूरी इतनी ज्यादा थी? मुझे लगता है कि कहीं इस कहानी में कुछ विवरण के स्तर पर या कहीं फिर छोटे डिटेलिंग के आधार पर प्रेमचंद कहीं थोड़े से लापरवाह से दिखते हैं। प्रेमचंद का उद्देश्य मूल रूप से उस पूरी व्यवस्था को चित्रित करना होता है जहां श्रम के उचित मूल्य न मिलने के कारण कोई व्यक्ति कैसे निकम्मा, कामचोर और अमानवीय बन जाता है। प्रेमचंद दरअसल इसी थीम को लेकर, इसी कथ्य को लेकर ये पूरी कहानी रच रहे होते हैं। इसलिए ये जो छोटे विवरण हैं कई बार खटकने लगते हैं कि बुधिया को न बचाने आना, आस पड़ोस के लोगों का न आना, या कफन लेने के लिए उसी घिसू माधव को ही भेज देना, दोनों को भेज देना, साथ में ग्रामीणों का न जाना, और फिर उनका कफन के पैसे से शराब पी कर गिर पड़ना। ये कुछ ऐसे चित्रण है जो बेहिचक कहें तो अतिरंजित लगते हैं, अमानवीय लगते हैं, या कुछ अस्वाभाविक से प्रतीत होते हैं। लेकिन मित्रों, हर कहानी की अपनी थीम, अपनी व्यंजना होती है। कहानी का अपना गंतव्य होता है। कफन कहानी का भी अपना एक गंतव्य है। वो उसी ढर्रे की कहानी नहीं है जैसे कि दूसरी ढर्रे की कहानियां लिखी जा सकती हैं, जिसमें
मनुष्य का हृदय परिवर्तन हो जाए या कुछ दूसरे, ये इस कहानी का अंत वैसे हो नहीं सकता था। इस कहानी का अंत कुछ अस्वाभाविक ही होता, और इसीलिए प्रेमचंद की इस कफन कहानी को लोगों ने अस्वाभाविक या प्राकृतिक या कृत्रिम कहानी के रूप में देखने की बात की है, जो कि बहुत उचित प्रतीत नहीं होता। इस कहानी के अपने टेक्स्ट, उसकी व्यंजना को समझें। अगर आप उसकी अमानवीयता या उसके अमानवीय होने के जो भौतिक कारण है, तात्विक कारण है, अगर आप उसको समझेंगे, तो आपको ये कहानी बहुत ही स्वाभाविक सी प्रतीत होगी। दूसरी बात ये कि कफन कहानी में दलित अ, का जो शब्द आता है या दलित सूचक जो शब्द आते हैं, वो एक बार ही आया है, और उस आधार पर कुछ लोगों ने कहा है कि दलित विरोधी कहानी है। जबकि मुझे तो ये लगता है कि कफन ब्राह्मण विरोधी की कहानी है। यीशु माधव कहते हैं कि ये जो ब्राह्मणों को लोग इतना इतना दान करते हैं, परलोक में क्या मिलेगा, ये किसी ने देखा है? वो प्रश्न करते हैं यीशु माधव कि और फिर जिन लोगों ने उनको दिया है, तो वो क्या हमें नहीं देंगे? इस तरह के प्रश्न उनके मन में आते हैं। बड़े तार्किक प्रश्न आते हैं। तो ये कहानी, कफन कहानी, दूसरी बात ये इस कहानी के संदर्भ में भी समझने की है कि कफन कहानी उसी ढंग की दलित चिंतन की उनकी कहानी नहीं है जैसे कि ठाकुर का कुआं या सदगत कहानी है। वो पूरे बकायदा वो दलित संवेदना की कहानी लिख रहे थे, लेकिन कफन दलित संवेदना की कहानी नहीं। ये किसी को भ्रम हो कि उन्होंने दलितों के ऊपर लिखा, तो कफन दलित संवेदना की कहानी प्रेमचंद लिख रहे थे, तो ये एक अधूरी दृष्टि है या नासमझी भरी दृष्टि है। प्रेमचंद कफन के माध्यम से मनुष्य के अमानवीय होने की विडंबना की आख्या रच रहे होते हैं। इसलिए कफन कहानी की जो परिणति है, कफन कहानी का जो निष्कर्ष है, उसका जो गंतव्य है, वो कुछ अलग तरह की के माध्यम से वहां तक जाएगा। तो इसलिए जो प्रेमचंद की जो कफन कहानी है, उसके पाठ की अपनी कुछ समस्याएं हैं, तो उन पाठ की अपनी समस्याओं को समझे जाने की जरूरत है। और प्रेमचंद की इस पूरी कथा के ट्रीटमेंट को, कफन कहानी की अपनी संरचना को समझे बगैर अगर उस पे हम कोई आरोप लगाएंगे और उसको उसी चश्मे से, मैंने फिर भी कहा कि कफन कहानी में जरूर डिटेल के आधार पर, डिटेलिंग के आधार पर, विवरण के आधार पर जरूर ऐसा है कि जहां पर प्रेमचंद थोड़े से लापरवाह दिखते हैं। वो इसलिए भी हो सकता है कि प्रेमचंद खुद पहली आधुनिक कहानी रच रहे होते हैं, और आधुनिक कहानी के नाम पे, यथार्थ के नाम पर थोड़ी अतिरंजना, तो ये प्रेमचंद की अपनी शिल्प की समस्या भी हो सकती है कि प्रेमचंद इसके माध्यम से कहीं यथार्थ को चित्रित करने के अपने शिल्प की तलाश कर रहे होते हैं, या प्रेमचंद की इस कहानी में का जो मुख्य फोकस था वो कहीं विसंगति, विडंबना को चित्रित करना था, जिसके आधार पर बहुत से अन्य चीजें जो छोटे छोटे विवरण हैं, शायद वो प्रेमचंद की ओझल दृष्टि से ओझल रहा। तो प्रेमचंद की इस पूरी कफन कहानी को, इसलिए क्योंकि इस कहानी को लेकर आलोचकों ने प्रेमचंद को एक तरह से कटघरे में बराबर खड़ा किया है और अभी तक करते रहे हैं, और ढेर सारे आरोप जिनका बहुत तात्विक संबंध अगर उनके पाठों के आधार पर ही देखें, तो बहुत ही प्रामाणिक निष्कर्ष या प्रामाणिक उत्तर नहीं है उसके। तो प्रेमचंद की इस पूरी यात्रा में कफन एक ऐसा पड़ाव है जो प्रेमचंद के पूर्व की कहानियों से ही आगे खड़ा हुआ पड़ाव है। तो कफन कहानी पर बातचीत और उसकी समझ इसलिए भी आवश्यक है कि इस कहानी के माध्यम से हम हिंदी की आधुनिक कहानी के बनने की इस एक प्रक्रिया को समझ सकते हैं, प्रेमचंद के अपने कहानी के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को समझ सकते हैं, और हिंदी की आधुनिक बोध के एक प्रस्थान बिंदु के आधार पर प्रेमचंद के अपने रचना शिल्प को भी समझ सकते हैं। तो कई दृष्टि है जिसके आधार पर हम कफन कहानी के तात्विक पाठ को समझने की एक पहल कर सकते हैं। तो मित्रों, आज कफन कहानी के इस पाठ के आधार पर हमने हिंदी के एक महत्वपूर्ण कालजयी दस्तावेज को समझने की एक कोशिश की है, और प्रेमचंद का जो जयंती सप्ताह चल रहा है, उस क्रम में हम आगे और कुछ दूसरे प्रेमचंद के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आपके साथ बातचीत करेंगे उन बिंदुओं पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।